हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की आरबीएससी की बुक, उसका चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टडी करेंगे गुरुत्वाकर्षण। इसके 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी सेशन में हम क्लास 10th की बुक भी कंप्लीट करेंगे। अभिकेंद्रीय बल जो है वस्तुओं की वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो वस्तुओं की वृत्ताकार गति किस कारण होती है? वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल हटते ही वस्तु स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगी। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं कि यदि वस्तु पर अगर कोई वस्तु वृत्ताकार दिशा में गति कर रही है और उस पर अचानक से बल हटा लिया जाए तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी? तो वह वस्तु स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है जो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति समझने के लिए भूकेंद्रीय मॉडल दिया था। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति समझने के लिए भूकेंद्रीय मॉडल दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि जो F है उसका मान Gm/m/d² के बराबर होता है, जहां पर जो कैपिटल M है वो प्रथम वस्तु का भार है और दूसरा जो स्मॉल m है वो द्वितीय वस्तु का भार है और जो d है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। यहाँ पर ये कैपिटल M, स्मॉल m और ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाले फोर्स को हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। G यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻11 होता है और इसकी वैल्यू जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस यूनिट को आप आराम से निकाल सकते हैं इन चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र करके। पृथ्वी से बांधने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। ग्रहों की गति का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल है और समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हम गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पर देखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो है G = Gm/d², जिसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D के बढ़ने पर G के मान में कमी होती है। यदि D बराबर R हो यानी पृथ्वी की त्रिज्या हो तो G का मान अधिकतम होगा। G का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा क्योंकि विषुवत रेखा पर जो R का मान है वो R1 की अपेक्षाकृत क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर R का मान ज़्यादा होते ही G का मान कम हो जाएगा, जबकि ध्रुवों के लिए R का मान जो है वो कम होता है, इसलिए इसका R का मान कम होते ही G का मान बढ़ जाएगा। तो ध्रुवों पर G का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है विषुवत रेखा की अपेक्षा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ध्रुवों पर G का मान अधिक होता है। पृथ्वी से h ऊंचाई बढ़ने पर G का मान घटता जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी क्लियर है। पृथ्वी की सतह पर G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है G का मान, पृथ्वी की सतह पर G का मान सर्वाधिक होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर भी G का मान कम हो जाता है और इस सतह से अंदर की ओर पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर भी G का मान कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण ग्रह के द्रव्यमान व व्यास पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये एक अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रह के द्रव्यमान और व्यास पर निर्भर करता है, यानी m और उसकी r पर डिपेंड करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर हम ये कहें कि पृथ्वी पर कोई 100 किलो की वस्तु है या फिर 1 किलो की वस्तु है, ठीक है, तो किस पर गुरुत्वीय बल का मान ज़्यादा होगा? तो दोनों पर ही गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से समझें तो यहाँ पर अप्लाइड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें ये दे दिया जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है नहीं, किसी ग्रह, जैसे कोई पृथ्वी की बराबर द्रव्यमान का कोई अन्य ग्रह है, ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान और उस अन्य ग्रह का द्रव्यमान लगभग बराबर है। अब कोई वस्तु यहाँ पर 10 किलो की है तो वो वस्तु यहाँ पर कितने किलो की होगी? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वो वस्तु यहाँ पर भी
10 किलो की होगी, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान और उस ग्रह का द्रव्यमान लगभग बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या और उस ग्रह की त्रिज्या भी लगभग बराबर है, तो उन पर उपस्थित द्रव्यमान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चंद्रमा पर त्वरण जो है 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के जी का 1/6 है। इसलिए ये भी न्यूमेरिकल के लिए पूछा जाता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 600 का 1/6, यानी उसका भार हो जाएगा 100। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है। इस स्थिति में गुरुत्वीय जो समीकरण है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं कि हम यहाँ पर u इक्वस टू क्या ले लेते हैं, तीनों समीकरण में 0। कंडीशन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु पर प्रारंभिक वेग u जो है वो 0 दिया गया है। तो यहाँ पर v इक्वस टू u प्लस AT जो था वो GT हो जाता है। s इक्वस टू UT प्लस हाफ AT में u 0 होने से हाफ GT हो जाता है और v स्क्वायर इक्वस टू 2GS हो जाता है। यहाँ पर जो a है वो a किससे कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वहाँ पर जो त्वरण है वो सीधा सीधा g से रिप्लेस हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नहीं गिर रही है तो वहाँ पर आपको g डायरेक्ट 9.8 नहीं रखना है, वहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सभी स्थानों पर समान रहता है। वस्तु का जो भार है वो W इक्वस टू mg होता है। ये जो मैंने जगह जगह डायरेक्ट भार की बात करी थी इस तरीके से कैलकुलेशन में, उसमें मैंने सीधा भार इसलिए ले लिया था क्योंकि g का संबंध जो क्या है वो भार से है डायरेक्टली। तो वस्तु का जो भार है वो W इक्वस टू mg है और ये F के बराबर होता है। g के बदलने से भार भी बदल जाएगा। भारहीनता की अवस्था में जो प्रतिक्रिया बल है वो R इक्वस टू 0 लगता है। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल R इक्वस टू 0 लगता है। R क्या है, प्रतिक्रिया बल है, यानी आप वस्तु पर अगर पृथ्वी पर खड़े हैं तो G आपका अगर नीचे की ओर है तो एक प्रतिक्रिया बल R लगेगा जो कि ऊपर होगा, और ये जो R है वो इस G के इक्वल और अपोजिट होगा। भारहीनता कृत्रिम उपग्रहों में पाई जाती है। भोजन को इसलिए यहाँ पेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है, और यहाँ पर अगर आप पानी का गिलास गिराएंगे तो उससे पानी नहीं गिरेगा। यात्री का जो पाठ्यांक है वो हमेशा 0 आएगा, यानी यात्री का जो वजन है वो उसमें आपको हमेशा 0 दिखेगा। तो इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स थे। इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।